एवरीवन, जय श्री कृष्ण एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि पहले वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग जा रहे हैं दो ज्योतिर्लिंग और एक धाम के दर्शन के लिए। और ये है गुजरात के दो ज्योतिर्लिंग जो कि है नागेश्वर और सोमनाथ और है द्वारिका धाम। तो एक एक करके मैं सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कहाँ रुकें और कैसे दर्शन करें। तो देखिए, सबसे पहले आप अपनी लोकेशन से आ जाएं वेरावल रेलवे स्टेशन, क्योंकि पहला जो है वो हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले हैं। तो आप अपनी लोकेशन से सबसे पहले वेरावल रेलवे स्टेशन आ जाएं, क्योंकि सोमनाथ में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। तो वेरावल रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारे ऑटोज़ मिल जाएंगे सोमनाथ तक जाने के लिए। और अगर आपको वेरावल में ही स्टे करना है तो वहाँ पे आपको होटल्स और बहुत सारे आपको धर्मशाला और अतिथि भवन मिल जाएंगे। और अगर आप सोमनाथ जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको पर पर्सन के 30 रुपीज़ चार्ज होगा, क्योंकि जो वेरावल से सोमनाथ का डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है। तो 30 रुपये वो पर पर्सन लेंगे और आप पहुँच जाएंगे सोमनाथ। वो आपको सीधे सोमनाथ मंदिर के जस्ट सामने ही ड्रॉप करेंगे। और सोमनाथ मंदिर के सामने बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल्स और अतिथि भवन और बहुत सारे वहाँ पे हैं धर्मशाला। लेकिन हम लोग थोड़ा सा पीक सीज़न में गए थे न्यू ईयर टाइम पे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था हमको होटल्स लेना। और एक लीलावती भवन और एक सोमनाथ ट्रस्ट के नाम से बहुत अच्छी फैसिलिटी वाले वहाँ पर स्टे के लिए ऑप्शंस हैं, लेकिन उनकी बुकिंग 1 मंथ पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। तो वो आप देख लीजिएगा। और एक और ऑप्शन है, अगर आप सोमनाथ के आसपास होटलों में नहीं रुकना चाहते, क्योंकि वो चार्जेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब पब्लिक की, अगर ज़्यादा जनता है और आप पीक सीज़न में जा रहे हैं तो ज़्यादा वो चार्ज करेंगे। वरना आप बाईपास पे जाएं, वहाँ पर आप बहुत सारे होटल्स हैं। तो वहाँ पे आपको 800 टू 1000 1200 में अच्छे से होटल्स मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हम रेडी होकर मॉर्निंग में दर्शन के लिए निकल गए थे बाबा सोमनाथ के। तो जो दर्शन का टाइमिंग रहता है वो सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक रहता है। तो आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। और 8 बजे वहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है, तो वो आप मिस बिल्कुल मत करिएगा। तो देखिए, हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। और मंदिर में कैमरास अलाउड नहीं है, मींस फ़ोन अलाउड नहीं है। और जूते चप्पल का स्टैंड भी वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मोबाइल भी वहीं बाहर जमा करवा दें। और जमा करवाने के बाद बाहर तो आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं, लेकिन अंदर जैसे आप जाएंगे ना, लाइन लग जाती है जहाँ से मंदिर दर्शन के लिए, वहाँ पे कैमरेज अलाउड नहीं है। तो बाहर आपको वो एक टोकन दे देंगे, उसमें आप अपना फ़ोन जमा करें और बाहर आते टाइम आप अपना फ़ोन और जो भी आप बैग पहने हैं, शूज़ वगैरह, वो आप वहाँ से ले लें। अच्छे से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लें। और ये जो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, ये भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग है। और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से ये पहला है गुजरात के सोमनाथ में। इस ज्योतिर्लिंग का इतिहास काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है। और ये जो शिवलिंग है, ये चंद्रदेव सोम के श्राप मुक्ति की कहानी से जुड़ा हुआ है। तो इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि जो राजा दक्ष थे, उन्होंने चंद्रदेव, जिनको सोम के नाम से भी जाना जाता है, तो उनकी 27 जो पत्नियों में से रोहिणी को अधिक प्रेम देने के कारण कमज़ोर होने का श्राप दिया था। ज्योतिर्लिंग की स्थापना कुछ इस तरह से हुई कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने प्रभास तीर्थ क्षेत्र में सरस्वती की नदी के तट पर शिव की कठोर तपस्या की और सोमनाथ मंदिर की स्थापना करी। तो हम लोगों ने सोमनाथ के दर्शन कर लिए थे अच्छे से। और आगे की तरफ आप जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वहाँ भी आप दर्शन करें। और ओशन व्यू है, वहाँ भी आप जाएं। वहाँ से सोमनाथ मंदिर का दृश्य काफ़ी ज़्यादा सुहावना रहता है। और वहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी हैं जहाँ पे आप अच्छे से खाना खा सकते हैं। तो जैसे ही आप ओशन व्यू में अंदर जाएंगे तो वहाँ आपको टिकट लेना होगा, जिसके प्राइजेज़ होंगे 5 रुपीज़ पर पर्सन। तो आप वो टिकट लें और पीछे की तरफ ओशन व्यू की साइड आप ज़रूर जाएं। कि अब हम जा रहे हैं पीछे की तरफ ओशन व्यू साइड, जहाँ पे बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं, जैसे कि खाने की बहुत चीज़ें हैं। आप वहाँ से ओशन व्यू एंजॉय कर सकते हैं, भगवान सोमनाथ के मंदिर का बहुत अच्छा दृश्य देख सकते हैं। और वहाँ पे कुछ कुछ राइड्स भी होती हैं, लाइक कैमल कैमल राइड है, ऊँट की सवारी वगैरह भी वहाँ होती है, तो आप वो भी
कर सकते हैं। ऊँट की सवारी वगैरह हम लोगों ने नहीं की थी, तो उसके चार्जेस वगैरह मुझे नहीं पता है। बाकी आप पीछे साइड से मंदिर का दृश्य ज़रूर देखिए, जहाँ पे लिखा हुआ है जय सोमनाथ, और वहाँ फ़ोटो ज़रूर क्लिक करवा लें आप, ताकि आपके मेमोरीज़ में आप कैप्चर रख सकें कि हाँ, हम पहले ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का हमने उनके दर्शन ले लिए हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से भगवान सोमनाथ जी के दर्शन करे। और उसी दिन सेम डे हम लोग जा रहे हैं 12 बजे समथिंग, और सोमनाथ से अब हम जा रहे हैं दीव, एंड इट्स अ स्मॉल आइलैंड ऑफ इंडियाज़ गुजरात कोस्ट। तो उसके लिए हम निकल गए थे सोमनाथ से, वहाँ से हमने कर ली थी कैब बुक, और उसका प्राइस हमें 3000 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किया था। तो वो हमें एक ही दिन में पूरा दीव घुमाने वाले थे। सोमनाथ से दीव का डिस्टेंस है 84 किलोमीटर, और वहाँ पहुँचने को आपको लगने वाले थे 2 घंटे। सफ़र करने वाले हैं, और जहाँ हम जाने वाले हैं वो है बड़ा ही फेमस महादेव मंदिर, तो है गंगेश्वर महादेव मंदिर। आप रास्ते में देखिए, आपको इतने सारे कोकोनट ट्रीज़ मिलेंगे, मतलब यहाँ पे ना पूरी मेनली खेती शायद ये कोकोनट की ही होती है, तो पूरे रास्ते में आपको कोकोनट ट्रीज़ देखने को मिलेंगे। एंड ये देखिए, अब हम क्रॉस कर रहे हैं लास्ट विलेज ऑफ गुजरात, और इसके ही आगे आने वाला है गंगेश्वर महादेव मंदिर। अब हम गंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने के बाद आपको पूरे मंदिर के दर्शन करवाएंगे। तो ये दीव का गंगेश्वर महादेव मंदिर लगभग 500 साल पुराना है, जो फूदम गांव में समुद्र तट पर चट्टानों के बीच स्थित एक गुफा मंदिर है, जहां पांडवों ने वनवास के दौरान 5 शिवलिंग स्थापित किए थे। यह मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समुद्र की लहरों द्वारा शिवलिंग के अभिषेक और स्वयंभू शिवलिंगों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गणेश जी, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ भी हैं। तो देखिए, अब हम मंदिर के मेन गेट पर आ गए हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पे कबूतर भी मिलेंगे, तो वहाँ पे मैंने कबूतरों के साथ 1-2 वीडियोस भी बनाई थी और फ़ोटोज़ भी क्लिक किए थे। तो ये एंट्रेंस है वहाँ की गंगेश्वर महादेव मंदिर। जब हम वहाँ पहुँचे तो उस दिन काफ़ी भीड़ थी, और ये मेरे हस्बैंड और मैं देखिए दोनों एंटर हो रहे हैं अंदर की तरफ। यहीं से बहुत लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई थी, और लाइन में लगे हुए थे, लेकिन ऐसा था कि कंटिन्यूसली लाइन चल रही थी, तो ईज़िली हमारे दर्शन वहाँ पे हो गए थे। भीड़ आप देख रहे हैं, मैंने पूरे वीडियो में भीड़ भी कैप्चर करी है, कि जैसा हम एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं, लाइक कि वहाँ पे हमने जाएंगे और वो समुद्र की लहरें आएंगी शिवलिंग की तरफ, जैसा मैंने वीडियो में देखा था वैसा ही एक्सपेक्ट करके मैं गई थी। लेकिन हुआ थोड़ा सा डिफरेंट, कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये था हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए थे। और ये हम लोग थोड़ा सा बाहर की तरफ आए, और मंदिर वगैरह के दर्शन करने के बाद हम हमारे सेकंड स्पॉट की तरफ निकल गए थे, जो कि था वहाँ का चर्च। तो दूसरी जगह जहाँ हम जाने वाले थे वो था सेंट पॉल चर्च, जो कि 400 साल पुराना है। एंड गाइस, हम जब जा रहे थे दीव में, पूरे रास्ते में हमने एक चीज़ नोटिस की, कि यहाँ पे इतने मतलब सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं, लेकिन सभी घरों में, ऑलमोस्ट सभी घरों में ताले लगे हुए हैं। वहाँ कोई भी नहीं रहता, कोई भी नहीं। ये देखकर हमें थोड़ा सा मतलब लगा कि क्या है, कितने सुंदर सुंदर लोगों ने बड़ी मस्त मस्त घर बनवा रखे हैं। ये देखियो, वीडियो में भी आपको दिखा रही हूँ, लेकिन रहता यहाँ कोई नहीं है। तो उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे सेंट पॉल चर्च।
घूमने के बाद हम लोग गए दीव फोर्ट। और ये जो फोर्ट है ये पुर्तगालियों द्वारा निर्मित एक विशाल किला है जो समुद्र से घिरा हुआ है, और एक लाइट हाउस भी इसमें शामिल है। तो यहाँ एंटर होने के लिए आपको कुछ चार्जेस हैं वो पे करना होगा। फोर्ट में घूमने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। हमने बाहर आके लेमन सोडा पिया और ख़ुद को थोड़ा रिफ़्रेश किया, क्योंकि अब हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग प्लेस पे जाने वाले थे जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, जो था बीच दीव का। नागवा बीच, आप सब ने उसका नाम भी सुना होगा, और आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं आई थिंक वहाँ घूमकर आ चुके होंगे, और बहुत सारे लोग प्लान कर रहे होंगे वहाँ जाने का। ये दीव का बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है नागवा बीच, जहाँ पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, एंड वहाँ पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। काफ़ी मिनिमल चार्जेस में वो सारी एक्टिविटीज़ वहाँ होती हैं। यहाँ हमने 3 घंटे हमने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे आपको पैरासेलिंग, बनाना बोट राइड, सभी चीज़ें एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। तो आप जब दीव घूमने जाएं तो ये प्लेस बिल्कुल भी मिस ना करें। ये कुछ मेरा दीव का एक्सपीरियंस था। इस तरीके से हम लोगों ने वो पूरा दिन स्पेंड किया। तो ये डे 2 है जो कि हम जा रहे हैं आज द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए। और हम लोगों ने हमारी जर्नी स्टार्ट की थी सोमनाथ से। सोमनाथ में पहले हमने जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है वो कंप्लीट किया, वो पूरा हमने देखा, घूमा, उनके दर्शन लिए। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह हम लोग की बस थी 8:30 बजे की, जो कि द्वारिका के लिए थी। और सोमनाथ से द्वारिका का डिस्टेंस 236 किलोमीटर का है, जिसमें हमें 4 से 5 घंटे लगने वाले थे। और हम लोग बैठ चुके थे बस में फाइनली। और देखिए कितना सुंदर व्यू आपको पूरे रास्ते में देखने को मिलेगा जब आप सोमनाथ से द्वारिका के लिए जा रहे होंगे। तो ये बहुत ही सुंदर बीच है, जो कि काफ़ी पीसफुल बीच है। इसमें ज़्यादा भीड़ वगैरह भी नहीं है यहाँ पर। तो आप अगर अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो आप यहाँ पे रुक कर थोड़ा इन्जॉय कर सकते हैं। बट हम लोग तो बस से जा रहे थे, तो बस तो सिर्फ एक ही जगह रुकती, वो भी सिर्फ हम लोगों के लिए थोड़ा खाना वगैरह खाने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने रास्ता इसमें कैप्चर किया है, ताकि आप लोग देख लें कि कितना सुंदर और कितना ब्यूटीफुल व्यू आपको देखने को मिलने वाला है जब आप सोमनाथ से द्वारिका के लिए जाएंगे। और गाइज़ हम लोग स्कूटी प्रेफर कर रहे थे। हम लोगों का था पहले प्लान कि हम लोग स्कूटी से जाएंगे, बट सोमनाथ में ऐसी कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। मीन्स वो अलाउ नहीं करते हैं कि आप सोमनाथ टू द्वारिका स्कूटी से जाओ। तो वो लोग लोकल ही आपको सोमनाथ घूमने के लिए स्कूटीज़ दे देंगे, बट आप सोमनाथ से द्वारिका जाएंगे तो उसके लिए आपको स्कूटी नहीं मिलने वाली है। एक और ऑप्शन है, वहाँ पे आप टैक्सी से भी जा सकते हैं अपनी कार बुक करके, लेकिन वो 8000 रुपीज़ आपसे मतलब चार्ज लेंगे वो लोग। तो फाइनली हमारी बस रुक चुकी थी थोड़ा लंच वगैरह करने के लिए। और देखिए वहाँ पे बहुत ही सुंदर माता का मंदिर था। पहले हमने माता जी के मंदिर के दर्शन किए, और उसके बाद हम लोगों ने लंच वगैरह किया। तो अराउंड 1 बजे, और हाँ 1 या 1:30 बज गया था हमको द्वारिका पहुँचते पहुँचते। तो फाइनली उन्होंने हमें द्वारिकाधीश का जो मंदिर है उसका द्वार है वहीं पे हमको ड्रॉप कर दिया था। और उसके बाद हमारा बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क जो अब होने वाला था वो था होटल ढूंढना, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम जब स्टार्टिंग मतलब जब हम एंटर हुए तब हमने होटलों में बहुत सारी जगह पूछा, लेकिन रूम्स हमको नहीं मिल रहे थे। फिर उसके बाद हम द्वारिका की तरफ और अंदर की तरफ गए, तो फाइनली हमको एक रूम मिला वहाँ पर। तो ऐसे करते करते हमको 3 बज चुके थे। और होटल में चेक इन करने के बाद सबसे पहले हमने
नहाया, क्योंकि जो मंदिर के दर्शन की टाइमिंग है रहती है वो सुबह 6 बजे से दोपहर में 1 बजे तक रहती है, और शाम में जो टाइमिंग रहती है वो 5 बजे से 9:30 बजे तक रहती है। तो हम लोग रेडी हो चुके थे, क्योंकि हम शाम में द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करने वाले थे, और हम लोग निकल चुके थे होटल से। तो ये द्वारिकाधीश मंदिर का लोकल मार्केट है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप वहाँ से अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। एंड ये देखिए, अब हम मंदिर की तरफ अंदर जा रहे हैं, और द्वारिका मंदिर के बारे में आपको थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहूँगी। जो ये द्वारिका का इतिहास है, ये भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, और जिन्होंने मथुरा छोड़ने के बाद अरब सागर के तट पर भव्य नगरी का निर्माण करवाया था, जिसे महाभारत में स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा जाता था, और बाद में यह समुद्र में पूरी डूब गई। तो अभी ये जो द्वारकाधीश मंदिर के हम दर्शन करने जा रहे हैं, ये आज का द्वारकाधीश मंदिर है। उसी स्थान पर है ये जहाँ श्री कृष्ण का महल था, और यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित हमारे 4 धामों में से एक धाम है। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे मंदिर में, जहां से हमने बाहर ही प्रसाद लिया, और इन्हीं भैया के पास हमने हमारे मोबाइल, बैग और जूते वगैरह जो थे वो रख दिए थे, और ये गेट नंबर 1 था। तो यहाँ पे पूरा सामान रखने के बाद हम लोग वो आगे की तरफ निकले, और मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने बाहर ही मोबाइल जमा कर दिए थे। और पूरे दर्शन करने के बाद हम जब बाहर आए तो हमने उन भैया से मोबाइल लिया, और उसके बाद का ये वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए। एंड ये शाम का टाइम है, जब हम पूरा मंदिर के दर्शन करने के बाद बाहर थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि हमें घर वालों के लिए भी सामान लेके जाना था यहाँ से। तो यहाँ पे हम पूरा मार्केट घूम रहे थे। तो इस तरीके से हमारे द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन हुए। हेलो एवरीवन, तो आज है डे 3, और सुबह हम लोग रेडी हो चुके हैं आज घूमने के लिए। तो द्वारिका के आसपास की जो भी जगह वो सब हम आज कवर करने वाले हैं। तो हमने ले ली थी स्कूटी रेंट से, और उसका जो प्राइस था वो हमें 600 रुपीज़ में मिली थी, और रात के 8 बजे हमें रिटर्न करनी थी। उसके बाद किया हमने ब्रेकफास्ट, और आज हम बहुत सारी जगह करने वाले हैं जो कि आप वीडियो में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग आज जा रहे हैं भेंट द्वारिका। तो द्वारकाधीश मंदिर से हम लोग उसके पास में ही रुके थे। तो भेंट द्वारिका तक का जो डिस्टेंस है वो है 34 किलोमीटर, जिसमें हमें लगने वाला था पूरा 1 घंटा। और ऐसा कहा जाता है कि जब आप द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन के लिए जाएं तो आप भेंट द्वारिका के दर्शन भी ज़रूर करें। तो भेंट द्वारिका ये वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के निजी निवास और उनके बचपन के मित्र सुदामा से उनकी भेंट की पौराणिक जगह है ये, जहाँ सुदामा जी चावल लेकर आए थे, इसलिए यहाँ चावल दान करने की परंपरा है। यह द्वारिका यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, इसलिए जब भी आप द्वारिकाधीश मंदिर जाएं तो भेंट द्वारिका ज़रूर जाएं। बीच में ही हमें यह जो पिक्चर आपको दिख रही है वीडियो, ये सुदर्शन सेतु की है। ये पहला सिग्नेचर ब्रिज है। ये भेंट द्वारिका से पहले पड़ेगा। ये गुजरात की द्वारिका में ओखा और भेंट द्वारिका द्वीप को जोड़ने वाला एक भारत का सबसे लंबा केबल स्टे पुल है। तो आप रास्ते में जाएंगे तो सबसे पहले आपको सुदर्शन सेतु पड़ेगा, तो वहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह क्लिक करके सीधे निकल जाएं भेंट द्वारिका की तरफ। और भेंट द्वारिका में मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं था, तो मैंने कोई भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं बनाई है। भेंट द्वारिका में दर्शन के बाद वहीं पास में मंदिर के सामने है सोने की द्वारिका का पावन धाम। तो ये बिल्कुल भी आप मिस ना करें, तो आप गोल्डन द्वारिका ज़रूर घूमने जाएं, जो कि जस्ट भेंट द्वारिका जो है उसके सामने ही है। और ये एक म्यूज़ियम है जहाँ पे श्री कृष्ण लीलाओं को झांकियों के रूप में दर्शाया गया है। तो एंटर होने के लिए आपको लेना पड़ेगा यहाँ टिकट। तो पर पर्सन जो टिकट के चार्जेस हैं यहाँ 40 रुपीज़ पर पर्सन है। हम 2 लोग थे तो हमने 80 रुपीज़ पे किया था।
तो आप देखिए, अब मैं अंदर एंटर हो रही हूँ और यहाँ पे आप श्री कृष्ण की लीलाओं की बहुत ही सुंदर सुंदर और अद्भुत झांकियों के रूप को देखेंगे। मकरध्वज की एक साथ मूर्ति है। तो ये मंदिर में हम एंटर हो चुके हैं। आप डांडी हनुमान मंदिर के अच्छे से दर्शन करिए। गोपी तालाब, जो कि मतलब कटरानी हनुमान मंदिर से गोपी तालाब का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है और यह यात्रा चलेगी तब वृंदावन की गोपियाँ उनसे मिलेंगी हो गई। तो आप यहाँ से चंदन अपने घर वालों के लिए चंदन के लिए ज़रूर लेकर जाएं। तो देखिए, मैंने भी यहाँ से चंदन परचेज कर लिया था। अब यहाँ पे गोपी तालाब देखने के बाद हम यहाँ से सीधे गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि गोपी तालाब से इसका डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर का है।
तो हम पहुंच चुके थे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और यहाँ पे हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए थे क्योंकि लाइन में सब लोग चल रहे थे तो जल्दी जल्दी दर्शन हो रहे थे। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार है कि जो दारुक नामक राक्षस और शिव भक्त सुप्रिया से जुड़ी हुई है, जहाँ दारुका के आतंक से बचाने और सुप्रिया की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास किया। यह कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं उन्होंने भी भगवान शिव की यहाँ पूजा की थी और रुद्राभिषेक किया था। तो ये हमारा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और आप भी कर लीजिए। अब नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे भड़केश्वर महादेव मंदिर। तो भड़केश्वर महादेव मंदिर ये 5000 साल पुराना मंदिर है और यहाँ हम लोग 7 बजे समथिंग पहुँचे थे और आरती का टाइम भी स्टार्ट हो चुका था। तो जो भड़केश्वर महादेव मंदिर है ये शिव जी का मंदिर है जो अरब सागर से निकले स्वयंभू शिवलिंग को समर्पित है और मॉनसून में कहते हैं कि समुद्र में ये जलमग्न हो जाता है, जिसे भक्त वरुण देव का जल अभिषेक माना जाता है। तो आप भी मेरे साथ भड़केश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करिए, ये हमारे द्वारिका में स्थित है। तो कुछ इस तरीके से 3 दिन का हम लोगों ने गुजरात का ट्रिप पूरा कंप्लीट किया। और अगर आपको ये वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी गुजरात में जा रहे हैं घूमने के लिए और वो सोमनाथ, द्वारिका और दीव ये तीनों चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।